हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशनल एकेडमिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल हम लोग का फर्स्ट पार्ट था इतिहास का, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे अच्छे से। जिसमें हम लोग पढ़े थे बच्चों, इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई, उसका कुछ राष्ट्र विचार था, वह कैसा विचार था, इन सभी के बारे में पढ़े थे। अच्छा, आप लोग बताइए कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 1700 कितने ईस्वी में? 1789 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे। फिर उसके जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका हम लोग कारण पढ़े थे। कारण में कौन कौन सा कारण था? कुछ राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में क्या था बच्चों? तो राजनीतिक कारण जो था जिसमें निरंकुश शासन था, मतलब जो कि निरंकुश राजा थे, ठीक है, राजतंत्र जो भी था। और उसको उसके बाद से हम लोग पढ़े थे अयोग्य राजा, वहाँ के राजा जो थे अयोग्य थे, इसके बारे में पढ़े थे। फिर इन राजा जो थे लुई 14वें जो हुए, यानी कि XIV लुई 14वें के बाद जो राजा हुए, कौन हुए? लुई 16वें जो हुए ना, उनकी पत्नी कौन थी? मेरी एंटावानेट थी, ठीक है, मेरी एंटवानेट थी, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे उसका राजकीय व्यवस्था, वहाँ का राजकीय व्यवस्था कैसा रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण तो हो गया हमारा। फिर हम लोग पढ़े थे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण की सोशल सोशल रीजन क्या था, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे वर्ग के बारे में, पढ़े थे विभिन्न वर्ग, यानी कि जो सामाजिकरण था इसमें जिसको दो भागों में बांटा गया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे दो वर्ग प्राप्त था। एक तो दुविधा प्राप्त था, एक सुविधा प्राप्त वर्ग था, ठीक है। ये जो सुविधा प्राप्त वर्ग था इसमें दो प्रकार के वर्ग थे। कौन कौन से थे बच्चों? तो आप लोग को याद होगा कि पादरी वर्ग था और एक था सामंत वर्ग। पादरी वर्ग में हम लोग पढ़े थे कि 1,30,000 पादरी थे, और सामंत वर्ग में क्या पढ़े थे? 80,000 परिवार था, ठीक है। इसमें 4 लाख क्या था? 4 लाख इसमें व्यक्ति थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पादरी वर्ग भी पढ़ लिए थे। पादरी वर्ग पढ़ने के बाद से बच्चों हम लोग पढ़े थे कि इसमें दो प्रकार के पादरी वर्ग में आते थे। कौन कौन से पढ़े थे हम लोग? एक उच्च पादरी पढ़े थे, एक निम्न पादरी पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? इसके बाद हम लोग पढ़े थे सामंत वर्ग। सामंत वर्ग क्या था उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सुविधाहीन वर्ग, यानी कि सुविधाहीन वर्ग क्या होती है, ठीक है। तो चलिए सुविधाहीन वर्ग को हम लोग देखते हैं क्या होती है सुविधाहीन वर्ग। देखिए सुविधाहीन वर्ग, सुविधाहीन वर्ग को तृतीय स्टेट कहा जाता था। जो हमारा सुविधाहीन वर्ग यानी कि कोई भी सुविधा इनको प्राप्त नहीं थी, जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती थी, प्रशासन के द्वारा सुविधाएं होती थी, सभी सुविधाओं से ये हमारे किसान वर्ग जो वर्ग था वह वंचित रह जाता था, ठीक है। तो सुविधाहीन वर्ग जो था इसको क्या बोलते थे बच्चों? इसको तृतीय स्टेट कहा जाता था, ठीक है। जिसमें कौन आते थे? जिसमें किसान आते थे, जो हमारे कृषि जो है, कृषि करने वाले जो है किसान लोग हैं, वो लोग आते थे सुविधाहीन वर्ग में। फ्रांस के किसान समान स्थितियों में भी अपनी जरूरत के लिए क्या करते थे? अन्न पैदा करते थे, ठीक है। जो फ्रांस देश है वहाँ के जो किसान हैं वो क्या करते थे? समान स्थिति उनकी नॉर्मल कंडीशन होता था, फिर भी वो लोग क्या करते? अपनी नीड यानी कि अपनी आवश्यकता के लिए अन्न पैदा करते थे, ठीक है। लेकिन अधिकांश संख्या भूमिहीनों की थी। देखिए कुछ लोग किसान लोग जो थे जिनके पास जमीन था, अच्छे खासा जमीन था, वो लोग क्या करते थे? अपने जरूरत के लिए वो लोग अन्न पैदा करते थे, ठीक है, जिससे उनकी जीविका चल सके, और जिससे उनकी जीविका चल सके। और कुछ लोग ऐसे भी थे ना जिनके पास थोड़ा भी भूमि नहीं, उसके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं था, ठीक है। देश की अधिकांशतः भूमि सामंतों के पास थी, यानी कि जो जमींदार होते थे, जो वहां पे पादरी लोग सामंत थे ना बच्चों, तो पादरी लोग जो थे वो क्या थे? सामंत थे, यानी कि वो लोग धनवान होते थे।
उनके पास आमदनी भी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास कृषि भी बहुत ज़्यादा थी, बट किसान लोगों के पास बहुत कम कृषि थी। और कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके पास बिल्कुल भी कृषि करने के लिए थोड़ा भी जमीन नहीं था, ठीक है। और उस पर कृषक काम करने के लिए मजबूर थे, ठीक है। जब जो किसान लोग हैं, कुछ लोगों के पास तो भूमि है, जिनके पास भूमि नहीं है वो क्या करेंगे, वह किसी न किसी के यहाँ काम करेंगे। किस लिए काम करेंगे, ताकि उनको कुछ अन्न मिल सके, पैसे मिल सके, जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो कुछ जो बहुत ज़्यादा गरीब किसान कह सके या बहुत मजबूर जो किसान थे, वो क्या करते थे, किसी और के खेतों में, यानी कि सामंत लोग जो थे, जो सामंत लोग जमींदार हुआ करते थे, धनवान हुआ करते थे, उनके खेत में जाते थे और ये लोग काम करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इनमें किसानों का आमदनी अधिकांशतः भूमि कर, धर्म कर और नमक कर के रूप में राज्य या सामंतों के पास चला जाता था। देखिए बच्चों, इन किसानों की दशा बहुत ही दयनीय थी। ये लोग एक तो खुद खेती करते थे, इतना मेहनत करते थे, और जो सामंत लोग थे, जो धनवान लोग थे, ये लोग क्या करते थे, इन किसानों से जितना भी ये लोग धन निकालते थे या जो भी अन्न पैदा करते थे, वो क्या करते थे, ये सामंत लोग जो थे, जो धनवान जमींदार लोग थे, ये लोग इनको इनसे भूमि कर के रूप में और धर्म कर के रूप में, नमक कर के रूप में राज्य या सामंतों के पास क्या रहता, इनका जो धन था, इनका जो आमदनी था, चला जाता था। कितनी दुख की बात है। आगे देखते हैं। किसान के कड़ी मेहनत का फल सामंत ले जाते थे। देखिए, जो किसान होते थे इतना मेहनत करते थे, और इनका जो मेहनत का फल होता था यह सामंतों के पास चला जाता था। सामंत कौन थे बच्चों, थे उच्च वर्ग में आते थे, ये लोग बहुत धनवान होते थे, फिर भी ये लोग थोड़ा भी दयालु प्रवृत्ति के नहीं होते थे, क्योंकि जो हमारे किसान लोग थे वह उतना धनवान नहीं होते थे, इसीलिए दूसरों के खेतों में जाके इनके काम करना पड़ता था, या दूसरों के बल पे रहते थे, खुद के बल पे नहीं जी पाते थे, ठीक है। तो इन लोगों का जो मेहनत भी होता था ना, उसमें भी सामंत जो थे बंटवारा लगा लेते थे। इसीलिए किसान क्या हो गए, सामंतों से, उनसे यानी कि सामंतों से नफरत करते थे, ठीक है। और वे चाहते थे कि उनका शोषण रुक जाए। देखिए, सामंत लोग जो थे वो हमारे किसान लोग का शोषण कर देते थे, यानी कि उन लोग बहुत हीन भावना से देखते थे। तो इन इन सब चीज़ों से किसान लोग को थोड़ा अंदर से बहुत बुरा लगता था। तो किसान लोग क्या करते थे, इसी वजह से इस सामंत लोग से नफरत करने लगे कि आखिर क्यों हम लोग इतना मेहनत भी कर रहे हैं और हम लोग का धन भी ये लोग ले ले रहे हैं, और फिर भी हम लोग से शोषण कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत ही इनको बुरा लगता था, किसान लोग जो थे नफरत करने लगे सामंतों से। इसमें बुर्जुआ व दस्तकार भी आते हैं। जो सामंत वर्ग है, सॉरी, जो किसान वर्ग है, इसमें बुर्जुआ व दस्तकार भी आते हैं। अब देखते हैं बुर्जुआ कौन वर्ग होता है। जो हमारा बुर्जुआ वर्ग होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मध्यम वर्ग, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों मध्यम वर्ग। जो बुर्जुआ वर्ग होता है वह हमारा होता है मध्यम वर्ग, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग बुर्जुआ वर्ग बहुत प्रसिद्ध था। इसमें व्यापारी, वकील, लेखक, प्राध्यापक यानी कि प्रधानाध्यापक व डॉक्टर होते थे, ठीक है। इसमें जो बुर्जुआ वर्ग था यानी कि मध्यम वर्ग जो था, ये जो था बहुत प्रसिद्ध वर्ग था, और इसमें जो है व्यापारी होते थे, वकील लोग होते थे, लेखक होते थे, प्रधान अध्यापक होते थे यानी कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स होते थे, ठीक है। इसमें शिक्षित, जो भी व्यक्ति शिक्षित है वही आता था, और आर्थिक रूप से संपन्न, कि जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा हो, जिसके पास रुपये पैसे ज्यादा हो,
वही लोग मध्यम वर्ग में आते थे। फिर भी समाज में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इतने धनी होने के बावजूद भी इनकी समाज में कोई भी स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए किसान वर्ग, पढ़ लिए बुर्जुआ वर्ग, पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दस्तकार व मजदूर वर्ग। दस्तकार वर्ग कौन थे और मजदूर वर्ग? फ्रांस के दस्तकार व मजदूर की स्थिति बहुत दयनीय थी, मतलब बहुत दयनीय थी। जो फ्रांस के दस्तकार लोग थे और जो मजदूर थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। फ्रांस में अभी उद्योगों की स्थापना बाल्य अवस्था में थी। इसी बीच 1786 ईस्वी में इंग्लैंड से फ्रांस की ईडेन की संधि हुई। देखिए बच्चों, जो फ्रांस है ना, अभी वहाँ उद्योगों की स्थापना जो है, जो उद्योग बैठाए जा रहे थे, बाल्य अवस्था में ही थी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग हुआ, जिसका शुरुआत हुआ था। इसी बीच क्या हुआ, 1786 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1786 ईस्वी में। देखिए 1786 ईस्वी में इंग्लैंड से फ्रांस की ईडेन की संधि हुई। ठीक है, इंग्लैंड से फ्रांस की ईडेन की संधि हो गई। ठीक है, उसके बाद संधि होने के बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए संधि हुई और ब्रिटिश जो थे हमारे, और ब्रिटिश सामान को जो ब्रिटिश सामान जो था, ब्रिटिश से आया हुआ जो सामान था, उसको फ्रांस में आने की इजाज़त भी मिल गई। जब हमारी संधि हुई उसी बीच क्या हुआ बच्चों, उसी बीच ये हुआ कि ब्रिटिश में जो भी सामान था उसको फ्रांस में ले जाने की इजाज़त मिल गई। पहले जो था ब्रिटिश का सामान फ्रांस में नहीं जाता था, और इस संधि के बाद जब संधि हो गई इंग्लैंड से फ्रांस की, ईडेन की जब संधि हुई, तब क्या हुआ, जो भी ब्रिटिश में बना हुआ सामान था उसको फ्रांस में लाने की इजाज़त मिल गई। फ्रांसीसी सामान बिकना बंद हो गया। जब ब्रिटिश का सामान फ्रांस में आ गया बच्चों, तो जो फ्रांस का सामान था वो क्या हो गया, वो बिकना ही बंद हो गया। मजदूर जो थे फ्रांस के, वो क्या हो गए, बेकार होने लगे, यानी कि उनको कोई काम नहीं मिलने लगा। जब उनको काम नहीं मिलेगा बच्चों, तो वो लोग खाना खाने के लिए या जो भी अपना जीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, नहीं ला पाएंगे ना। तो इसी वजह से क्या हो गई बच्चों, उनको सामान बेचने में नहीं बेच पाए, क्योंकि वहाँ पे सामान सब बंद हो, वहाँ की सामान वहाँ पे सामान बिकना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, और सारे मजदूर जो फ्रांस के थे सब बेकार हो गए, उनको कोई काम ही धंधा नहीं मिल रहा। फिर उनको जीविका चलाने में दिक्कत होने लगी, अपने लिए भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। इस कंडीशन में क्या हुआ, तो इस कंडीशन में अकाल की स्थिति आ गई। अकाल की स्थिति आई क्योंकि उनके पास न तो रहने के लिए सही से घर था, न तो खाने के लिए उनके पास भोजन था। तो क्या हो गया, अकाल की स्थिति आ गई। अकाल के कारण देहाती मजदूर, जो देहात में रहने वाले, जो गांव में रहने वाले मजदूर थे, रोजी रोटी यानी कि अपने पैसे के लिए रोजी रोटी मतलब कि जो दिन का एक रोटी के लिए क्या कहाँ चले गए, शहर चले गए। ठीक है, शहर में जाने लगे, क्योंकि शहर में जाएंगे तो कोई ना कोई काम मिलेगा, और वहां पे जा करके अपना कम से कम अपना पेट भरेंगे और अपने फैमिली को जीवित रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग, जब सामान जो फ्रांस में बिकना बंद हो गया, तो ये लोग क्या किए, फ्रांस से शहर की ओर चले गए। ठीक है, और जा करके वहां पे अपना काम ढूंढने लगे, क्योंकि इनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। इनके पास तो कृषि थी नहीं, और फ्रांस का भी सामान बंद होगा बिकना, तो क्या करेंगे ये लोग, कहीं ना कहीं से तो कमाएंगे ना, तभी तो अपना जीवन चलाएंगे। ठीक है, तो ये लोग कहाँ चले गए, शहर चले गए, ताकि वहां पे इनको कोई काम मिल सके। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद से शुरू होता है, इसके बाद से आप लोग क्वेश्चन आएगा बच्चों। देखिए, आप लोग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद से आप क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय क्या है। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
पहले हम लोग इसमें देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे हम लोग, ठीक है। रुक जाइए, हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप जो था वहां पे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यूरोप में राष्ट्र का उदय 18 शताब्दी के मध्य तक नहीं हुआ था। जो हमारा यूरोप था वहां पे क्या हुआ था, वहां पे राष्ट्र का उदय जो था 18 शताब्दी के मध्य तक नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार होने लगा। जैसे ही 19वीं शताब्दी शुरुआत हुई वैसे ही क्या हुआ, सबके अंदर एक भावना जागृत हुई। किस प्रकार के, राष्ट्रवाद का उदय करने की भावना है सबके अंदर जागृत होने लगी। 18वीं शताब्दी में विभिन्न देश अनेक भागों में बटे हुए थे। 18वीं शताब्दी में जितने भी देश थे अनेक भागों में बटे हुए थे। वहां पे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, सभी लोग अलग देश में रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। और जो ये लोग थे विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं, विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। यहाँ कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले अधिक थे। यहाँ पे जो कुलीन वर्ग था उसमें जर्मन बोलने वाले लोग बहुत अधिक थे, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रवाद। एक राष्ट्रवाद हेडिंग है, ठीक है। एग्जाम में आप लोग को आ सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है, या ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है, या मल्टी ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, या एक नंबर में भी दे, सॉरी शॉर्ट में भी दे सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, एक राष्ट्र के प्रति अपनेपन की जो भावना है या एकजुट की जो भावना है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद क्या होगा बच्चों, एक राष्ट्र के प्रति अपनेपन की भावना, एकजुट की भावना हमारी राष्ट्रवाद है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद होने की परिस्थितियां। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का 2021 में आया है। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, 2021 में आया है, 2022 में आया है और 2023 में आया है, और 2024 में नहीं आया बट 2025 में आने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने की परिस्थितियां देखते हैं। उदय होने की परिस्थितियां क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, संस्कृति की भूमिका, उदय होने की परिस्थितियां में है पहला नंबर क्या है, संस्कृति की भूमिका। रुकिए थोड़ा नीचे कर दें। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने की परिस्थिति, इसमें फर्स्ट नंबर क्या होगा, संस्कृति की भूमिका। राष्ट्रवाद के विकास में युद्धों व क्रांतियों के साथ साथ संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका सहायक रही। जो हमारा राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसमें युद्ध, क्रांति ये सब तो हुई ही, बट उसके साथ साथ संस्कृति, वहाँ की जो संस्कृति थी, कल्चर थी, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे कि कला हो गया, वहाँ की कहानी, संगीत, ये सब राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में सहयोग दिया, ठीक है। वहाँ की कला, कहानी, संगीत ये सब राष्ट्रवादी भाषाओं को विकसित करने में सहयोग दिया। देखिए आगे देखते हैं, राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। देखिए, राष्ट्रवाद की सच्ची आत्मा, जब वहाँ का लोकगीत सुनेंगे हम लोग, लोकगीत का पता चलेगा, जन काव्य और लोक नृत्य क्या है ये सब प्रकट करती है, ठीक है, सच्ची आत्मा को। अब देखते हैं वहाँ की भाषा, वहाँ की भाषा क्या रही बच्चों, देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा राष्ट्रवाद का उदय हुआ वहाँ की भाषा क्या रही।
भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जो भाषा है राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं जन विद्रोह। जन विद्रोह देख लेते हैं। देखिए, जन विद्रोह 1830 ईस्वी में तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हुई। 1830 ईस्वी में तेजी से, बहुत रफ्तार से जनसंख्या की वृद्धि हुई। जब जनसंख्या की वृद्धि हुई तो क्या होगा बच्चों, वहाँ की जो अन्न होगी, जहाँ फसलें होगी, उसमें कमी होगी ना। तो शहरों और गांवों में गरीबी थी। उस टाइम क्या हुई, शहरों और गांव में बहुत ही गरीबी थी। बेरोजगारी, यानी कि जिसको रोजगार नहीं मिला, जैसे कि कोई व्यक्ति शिक्षित है, उसको शिक्षा के अनुसार रोजगार नहीं मिला, तो क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। ठीक है, तो बेरोजगारी तथा खाद्यान्न की कमी के कारण, यानी कि अन्न की कमी के कारण लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग को शिक्षा शिक्षा तो मिल रही है, बट गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे कंडीशन उन लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही उस टाइम क्या थी, खाद्यान्न की कमी थी। ठीक है, तो क्या किए वहां के लोग, विद्रोह करना शुरू कर दिए। ठीक है, कि नहीं, मतलब बेरोजगारी हटनी चाहिए। ठीक है, जिसके पश्चात राष्ट्रवादी भावना विकसित होने लगी। जब राष्ट्रवादी भावना विकसित होगी तब क्या होगा, वहां पे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से उदय होता है किसका, मध्यम वर्ग का उदय होता है। मध्यम वर्ग का उदय होता है, देखिए यहाँ पे मध्यम वर्ग का उदय। देखिए, मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 18वीं सदी तक यूरोप के विभिन्न देशों में दो प्रमुख वर्ग थे। 18वीं सदी तक यूरोप के विभिन्न देशों में दो वर्ग थे। एक तो कुलीन वर्ग था और एक जो दास वर्ग था उसे क्या बोलते थे, कृषक वर्ग बोलते थे। इस वर्ग ने कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति की। ठीक है, ये जो वर्ग था, कौन सा वर्ग था, कुलीन वर्ग या दास वर्ग। इसने क्या किया कि कुलीन के विशेषाधिकारों की समाप्ति की और शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को बढ़ाया। ठीक है, और इसने क्या किया कि शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को बढ़ाया। ठीक है, कि लोगों के बीच एकता होनी चाहिए। ठीक है, आपस में अच्छी भावना होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ होता है। देखिए, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा पनपने लगी। यह विचार था उदारवाद का। ठीक है, उदारवाद जिसका अर्थ था व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कानून या आजादी, सबके लिए बराबरी का सम्मान देने की उदारवादी विचारधारा का जब प्रारंभ हुआ तो उसमें क्या हुआ, एक विचार जो था उदारवाद। ठीक है, इस उदारवाद का अर्थ था बच्चों कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, ठीक है, उन सबके लिए समान भावना रखनी चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो आपसी सहमति से बनी हो। ठीक है, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर दे रहा है जो कि सबकी सहमति से बनी हो, यानी कि सबका सहमति उसमें होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जो आप लोग के 2019 में पूछा हुआ है, 2022 में और 2023 में, तो आप कॉस्टली 2025 में पूछ सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पूरे यूरोप पर आधारित भावनाओं का संचार किया। ठीक है, 1821 ईस्वी में यूनानियों का आज़ादी प्रारंभ हुआ और 1832 ईस्वी में कुस्तुनतिया की संधि हुई। ठीक है, किसकी संधि हुई, कुस्तुनतिया की। कब हुई थी, 1832 में हुई थी। इस संधि के दौरान यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता भी दी गई। जो यह संधि हुई उसमें क्या हुआ,
एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। आगे देख लेते हैं। इसके बाद से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया, जर्मनी का एकीकरण। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जर्मनी का एकीकरण, यह हमारा 2022 और 23 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण का जो जनक था कौन था? ओटो वान बिस्मार्क। जो ओटो वान बिस्मार्क थे वो कौन थे? जर्मनी के जनक थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था बच्चों? तो ओटो वान बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क 1862 ईस्वी में प्रसा राज्य का कौन था? चांसलर बना। प्रसा राज्य यानी कि प्रेशिया जो एक राज्य था उसका चांसलर बना, यानी कि उसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है। प्रमुख बना, सचिव बना, इसी को चांसलर कोई बोलते हैं। प्रमुख हो गया, उत्तराधिकारी बोलो या सचिव बोलो, क्या होता है, इसी को चांसलर को ही बोला जाता है। उसे प्रसा की शक्ति और सेना में अटूट विश्वास था। उन्हें उसे प्रसा यानी कि प्रेशिया जो देश था वहां की शक्ति और सेना में बहुत ही उसको विश्वास था। वह प्रसा के नेतृत्व यानी कि उसके नेतृत्व यानी कि लक्ष्य निर्धारित करना, उसके लक्ष्य निर्धारित करने में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न देखता रहा। वह स्वप्न देखता रहा कि हम एक दिन जर्मनी का एकीकरण करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। वह कहता था कि जर्मनी की समस्या का समाधान, आगे देख लेते, सॉरी, देखिए वह कहता था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषण यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करके, जो भी लेक्चर यानी कि जो भी भाषण हो उससे, आदर्शवाद अथवा बहुमत के निर्णय से नहीं, अथवा बहुमत के निर्णय से नहीं, अथवा बहुमत के निर्णय से नहीं, बल्कि प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लौह अथवा बलिदान देकर के हासिल करना होगा, ठीक है। यह कौन कहता था? यह हमारा कहता था चांसलर जो बना था। कहाँ का चांसलर बना था? कौन बना था? ओटो वान बिस्मार्क जो था यह कहता था, ठीक है। अब जर्मनी के एकीकरण हुआ, उसका कुछ चरण था, ठीक है। किस प्रकार से हुआ देखिए। उसका पहले क्या हुआ? प्रेस की राजधानी यानी कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके कुछ चरण थे, जिसमें प्रेस की राजधानी व संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे कि सिद्धांतों का विकास हुआ। जर्मनी के एकीकरण के दौरान क्या हुआ? प्रेस बनाने की आज़ादी मिली और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का क्या हुआ? विकास हुआ। आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है बच्चों? आगे देखिए। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। जो संसदीय व्यवस्था थी उसकी पृष्ठभूमि जो थी तैयार की जाने लगी। जर्मन में वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास जगा करके जर्मनी को अपने राजाओं के विरुद्ध विद्रोह कराकर उनको प्रशा में मिलने के लिए प्रेरित करना होगा। कौन सोच रहा था ये हमारा जो चांसलर बना था प्रेसिया का। कौन चांसलर बना था बच्चों? ये हमारा जो प्रेसिया का चांसलर बना था उसने क्या बोला कि लोगों में अटूट अटूट विश्वास लाना होगा, ठीक है। और क्या बोला? और हमारा जो ये ओटो वान बिस्मार्क था, ओटो वान बिस्मार्क जो था इसने बोला कि जर्मन में वहां के लोगों में राष्ट्रीयता का भावना जगाया जाएगा और जर्मन को अपने राजाओं के विरुद्ध विद्रोह कराया जाएगा। उसके बाद से उनको प्रशा मिलने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जर्मनी का एकीकरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बाद से राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित किया गया। जो राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास था 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके, ठीक है, जोड़कर क्या किया गया? निर्वाचित संसद द्वारा शासित किया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उदारवादी विचारधारा का उद्भव हुआ।
जब इसके बाद से जब इस निर्वाचित संसद द्वारा शासित किया गया तो क्या हुआ, उदारवादी विचारधारा का उद्भव हुआ, जिसमें फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जब उदारवादी विचारधारा का उद्भव हुआ तो फौजी ताकतों के विरुद्ध, जो फौजी ताकत है उनके विरुद्ध भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से क्या हुआ बच्चों, देखिए प्रसा यानी कि प्रेसिया ने राष्ट्रीय, प्रसा का मतलब प्रेसिया, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जो प्रसा यानी कि प्रेसिया देश था उसमें कौन था, ओटो वान बिस्मार्क था। उसने क्या किया, राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उसको संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान की। नहीं, ये हम करके रहेंगे, यानी जर्मनी का एकीकरण करके रहेंगे। प्रसा का प्रधानमंत्री कौन था, यानी वही था ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है, इसका किसका जनक था, बिस्मार्क था। और बिस्मार्क इस का जनक था। ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क था जो इसका जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की भी मदद की। ठीक है, इसकी मदद ली, किसकी मदद ली, प्रसा की सेना और नौकरशाही जो था उनकी मदद ली। आगे देखते हैं। देखिए 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसा की जीत हो गई। देखिए 7 वर्षों में क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था और फ्रांस था, इन तीनों युद्धों में प्रसा की क्या हो गई, जीत हो गई। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण जो हुआ प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, तथा जर्मन राष्ट्र का एकीकरण भी हो गया। देखिए कितने प्रॉब्लम से हमारा जर्मन का एकीकरण हुआ था। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।